और एनटीपीसी के जीएम अधिकारी सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, आप सभी को हम झारखंडी जोहार करते हैं और यहाँ पे एक एक व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं जो अपने हक के लिए बोल रहे हैं, जो अपने हक के लिए बैठे हैं, और यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी पदाधिकारी जो आपका बात सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा माहौल हम लोग को बहुत मुश्किल से नसीब होता है कि नहीं। हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी जिला से जो चल के आए हैं एसडीओ साहब, उनको और डीएसपी साहब को, एसडीपीओ साहब को हम बताना चाहते हैं कि मेरे टेबल में जितना भी आवेदन रखा हुआ है सब यहाँ के लोगों का है आवेदन, जो अलग अलग विषय पे है। किसी का जीएम लैंड का पैसा नहीं मिला है, किसी का मुआवजा नहीं मिला है, किसी का पैसा किसी और को मिल गया है। समझ रहे हैं ना। हम बस एक एक आवेदन पे नहीं जाएंगे, हम बस यहाँ रखे हुए हैं, और भी आवेदन है घर पे, लेकिन सब लाना संभव नहीं था। तो हम लोग आज पहली बार नहीं, बहुत बार एनटीपीसी के साथ वार्ता की है, और एनटीपीसी के जो भी पदाधिकारी है वो यहाँ पे ध्यान से सुने मेरा बात। हम क्षेत्र के विधायक होने के नाते मेरा ये जवाबदेही है, मेरा कर्तव्य है क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना और आप लोगों को जागरूक करना। सही कि गलत? तो वार्ता तो बहुत राउंड में वार्ता हुआ है। आप कुछ बोलिएगा, आपका बात कहीं जाएगा, ये कुछ बोलेंगे, इनका बात कहीं जाएगा। तो सीधा सीधा हम चाहते हैं कि ये सिंपल एक वार्ता हो जिसमें सारा चीज आप लोगों को पता हो, आपको जानकारी हो कि क्या मुआवजा आपको मिलेगा, आपके जमीन के बदले क्या क्या मिलेगा, वो चीज आपको साफ साफ बता दे। और कोई भी चीज रहम का भीख नहीं मांग रहा है यहाँ पे लोग। जीएम साहब, यहाँ के लोग जो देश का, जो संसद का, जो कानून से जो पास हुआ है कानून, उसके तहत अपना अधिकार मांग रहा है। आप क्या, पहले तो हम ये बताते हैं त्रिपक्षीय वार्ता का कुछ है, हम आपको ये दे देंगे, लेकिन ना हम बोलेंगे ना आपको बोलने का जरूरत है। आप इसको हम लिख के दे रहे हैं, आप भी लिख के देंगे, यही है वार्ता। हम लिख के दे रहे हैं, आप भी लिख के दीजिए, जो भी लिख के दीजिए। हम नहीं दे सकते, लिख के दीजिए, हम नहीं दे सकते। क्या एसडीओ साहब, क्यों इसमें झूठ मूठ का हम लोग चक्कर काटते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे? जब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से नहीं मिल सकता तो आपको भी हम परेशान नहीं करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? तो हम जो लिख के दिए बस हम इसलिए आपको तो दे देंगे, आप जान जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों को भी जानना चाहिए कि उनकी विधायक क्या लिख के दिए। ये सारे आवेदन जितना है उसके आलोक में हम ये पॉइंट बनाए, ठीक है ना एसडीओ साहब, ताकि ये सिंपल हो जाए। पहला है एनटीपीसी के विभिन्न प्रोजेक्ट में, सुनाई दे रहा है? स्थानीय रैयतों, आवासिकों के जमीन अधिग्रहण करने के समय सीबीए अधिनियम के धारा 6, 7, 9 एवं 11 के तहत हुई सारी नोटिफिकेशन को सार्वजनिक रूप से जारी करें, पहला। दूसरा है अधिग्रहण के पूर्व सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी की सोशल ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जारी करें, दूसरा। तीसरा, अधिग्रहण के पूर्व जारी की गई नोटिफिकेशन में शेड्यूल ऑफ लैंड जो जानबूझकर अधूरा रूप से दर्शाया गया है उसे सुधार करते हुए शेड्यूल को जमीन के क्लासिफिकेशन के हिसाब से दर्शाएं, ना कि ये पता चल पाए कि किस सीएनटी लैंड है, कौन सा फॉरेस्ट लैंड है, कौन सा जनरल लैंड है, कौन सा जीएम लैंड है, कौन सा जीएम खास अधिग्रहण किया गया है, और सीएनटी अधिनियम के अंतर्गत विधिवत तरीके से राज्य सरकार की अनुमति ली गई है या नहीं, जीएम लैंड को किस राज्य देश के तहत अधिग्रहित किया गया है, क्योंकि जीएम लैंड का पैसा नहीं मिल रहा है। क्या लोकनाथ दादाजी? सब जगह खाली बड़के गाँव और केरेडारी में नहीं मिल रहा है, सब जगह तो मिल रहा है। यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, बड़का केरेडारी बोल रहे हैं, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि ये सारा चीज देना है। अधिग्रहित की कार्रवाई से कितने निजी स्कूल, कितने सरकारी स्कूल, सरकारी भवन, तालाब, कुआं, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद आदि क्षतिग्रस्त होने वाली है, उसकी सूची सार्वजनिक करें। फिर अधिग्रहण की कार्रवाई से कितने लोग के मकान, दुकान आदि प्रभावित होंगे,
उसकी सूची सार्वजनिक करें। तुरंत बताते हैं जैसे रखते हैं। अधिग्रहण की गई जमीन की क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करवाकर कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर जमीन के अंचल दर तय कर के तब जमीन आदि का मुआवजा की राशि निर्धारित करें। अगर नहीं कर सकते तो आपको लिखना, हम नहीं कर सकते। हम लोग बहुत ज्यादा लड़ना नहीं चाहते आपसे। अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के मुआवजा के साथ साथ पुनर्वास मतलब रिहैबिलिटेशन के योजना मतलब प्लानिंग को सार्वजनिक करे ताकि पुनर्वास योजना के बारे में लोग जान पाए। हर एक परियोजना के तहत जो रास्ता कोयला परिवहन हेतु तय किया गया है उसकी एमएपी सार्वजनिक करे ताकि पता चल सके कि ये कच्चा या पक्का सड़क किस किस लैंड लूजर के जमीन से होकर गुजरा है एवं उस लैंड लूजर को उस जमीन के अधिग्रहण का मुआवजा एवं पुनर्वास मिला है कि नहीं। आप सुन रहे हैं ना जीएम साहब। फिर है हर एक परियोजना को यह स्पष्ट करना होगा कि कोयला परिवहन हेतु जो ग्रामीण सड़क राज्य राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को इस्तेमाल किया जाएगा एवं उस सड़क को इस कार्य में इस्तेमाल करने हेतु राज्य सरकार की किस राज्यादेश के तहत परिवहन अनुमति मिली है उसे सार्वजनिक करें ताकि इस परिवहन से कमजोर रास्तों की बदहाली या नुकसान की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, क्योंकि इन ग्रामीण सड़कों एवं राज्य मार्ग को ग्रामीण इस्तेमाल करते हैं और ये देखा गया है कि कोयला परिवहन से रास्तों को पहुंचने नुकसान से ग्रामीण परेशान करते हैं और ग्रामीण परेशान होते हैं और कोल प्रोजेक्ट एवं राज्य सरकार रास्ते मरम्मत को लेकर अक्सर आनाकानी करते रहते हैं। तो इसमें सब कुछ क्लियर रहेगा तो हम लोग बहुत स्मूथली चल पाएंगे। अधिग्रहण से प्रभावित सरकारी संपत्ति एवं सरकारी आवास योजना से बने ग्रामीणों का मकान में सरकारी खर्च जो उठाए गए हैं उसकी भरपाई किस तरह से किया जाए स्पष्ट करें। अधिग्रहण से की गई जमीनों को छोड़कर और जिन जिन जमीनों पर एनटीपीसी या उसका एलाइड कंसर्न द्वारा अवैध कब्जा की गई है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। कोयला खनन परियोजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना सार्वजनिक करें। स्थानीय ग्रामीणों के वेलफेयर के लिए क्या क्या योजना है उसको सार्वजनिक करें। यदि एलए अधिनियम के तहत जमीन अधिग्रहण की गई है उसकी नोटिफिकेशन विधिवत सार्वजनिक रूप से जारी करें। अधिग्रहण की गई जमीनों के मुआवजा निर्धारण करने हेतु सीबीए या एलए अधिनियम के जो प्रावधानों का प्रयोग में लाया जाएगा उसे सार्वजनिक करें ताकि सबको पता चल सके कि मुआवजा निर्धारण में किस विधि को प्रयोग किया गया है। कुछ और 3-4 है। मुआवजा राशि को फाइनली कब तक निर्धारण किया जाएगा वो दिनांक अल्टीमेट डेट बताएं। पुनर्वास योजना कब तक पूर्ण रूप से कार्य कर किया जाएगा उसको अल्टीमेट कट ऑफ डेट बताएं। यदि एनटीपीसी अपने वादों से मुकरनी है तो कट ऑफ डेट के बाद से जब तक मुआवजा पूर्ण रूप से नहीं दी जाती है तब तक के समय काल सालाना 18% इंटरेस्ट बकाया मुआवजा राशि पर जोड़कर पेमेंट करेगी। ये एज पर लॉ हम बोल रहे हैं। फिर मानव अधिकार एवं असंवैधानिक तरीके से जो ग्रामीण पे केस हुआ है उस केस को वापस करें। चौथा के देखिए केस तो हो ही रहा है वो असंवैधानिक रूप से और लोगों को फर्जी तरीके से बस प्रोटेस्टर्स को परेशान करने के लिए जो केस किया जा रहा है। आप लोग पता नहीं कौन से मतलब यहाँ पे एसडीओ साहब हम थाना का शिकायत कर रहे हैं। रात में ये लोग सब जगह जाके और रात में 12:30-1 बजे तक परेशान कर रहे हैं। आखिर इसका जवाब देना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी बैठक में इसीलिए आप लोग का भूमिका है इस बैठक में, इसलिए आप लोग को बताना पड़ेगा कि क्या ये जरूरत पड़ रही है कि आप रात में 12-12:30 बजे सबको उठा रहे हैं। महिला लोग हैं घर में हम जान रहे हैं। आप लोग को बोलने का जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, हम उसी के आधार पे बात करें। आपका टोटल बात आ गया है।
इसलिए आपको ये बताना पड़ेगा कि केस तो आप कर दिए हैं, रोज रोज केस कर रहे हैं, रोज 1 2 3 केस कर रहे हैं। बैठ जाइए अंकल। रोज 1 2 3 केस कर रहे हैं और केस लादते जा रहे हैं। अब लोगों को ये संविधान में अधिकार है कि नहीं कि वो जाने कि उस पे केस हुआ है कि नहीं, संविधान में अधिकार है कि नहीं कि वो बेल ले सके, संविधान में अधिकार है कि नहीं कि वो सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सके कोर्ट से। आप कल केस कर रहे हैं और तुरंत उठा ले रहे हैं बिना 41A का नोटिस दिए हुए। अगर पुलिस मैनुअल में अगर ये नियम नया निकला है तो आप हमको वो सार्वजनिक करें और बताएं कि इस तरह से असंवैधानिक काम जो कर रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार जो लोगों को मिला हुआ है उसका हनन कर रहे हैं। यहाँ पे तो लोग कोर्ट भी गए हैं। इसलिए आप लोग भी सचेत रहिए, जो भी थाना में अगर ये सब कर रहे हैं परेशान करने का काम। अब कहाँ से आप लोग को निर्देश मिलता है हमको तो नहीं पता, लेकिन आपको ये जवाब लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि रात में हमको फोन आता है, हम नहीं सो पाते। और मेरा पुलिस प्रशासन जनता के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। और जो थाना में या जो कहीं पुलिस प्रशासन में कोई भी कंपनी के लिए एकदम आंख बंद कर चुके हैं, जनता के प्रति कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं सुन रहे, तो आप छोड़िए नौकरी और एनटीपीसी का नौकरी करने लगिए। और एनटीपीसी को भी आराम से रख लेंगे वो, क्योंकि उनको सहयोग तो चाहिए ही, क्योंकि इस तरह का सहयोग से ही वो कंपनी चलाना चाहते हैं। हम जीएम साहब से पूछना चाहते हैं, जीएम साहब इधर देखिए, आप इसको मानते हैं कि नहीं? इसको मानते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं लैंड एक्विजिशन एलए, इसको मानते हैं झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। तो इसमें क्या कर रहे हैं? रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एसडीओ साहब भी जानते हैं, एसडीओ साहब ये 2008 का है और ये 2015 का है। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेशन मतलब होता है जीविका। एसडीओ साहब, आपके पास जमीन है, आप जमीन दे देते हैं, एक सेकंड शांत रहिए, बैठिए। आप जमीन दे देते हैं, आप किसान थे, आपके पास नौकरी नहीं था, यहाँ किसी के पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन जी रहे ना, जी रहे तो कैसे जी रहे? अपने जमीन से जी रहे हैं। अब ये लोग आए सीधा खोदने लगे, इनको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस खोद रहे हैं कोयला निकालने के लिए, न बसा रहे हैं, सिर्फ उजाड़ते जा रहे हैं। तो आपको जो जमीन का पैसा कुछ औने पौने पकड़ा दिया जाएगा, तो उससे जाके ना आप जमीन ले पाएगा, ना घर ले पाएगा, और आप अपना जीविका कहाँ से लाएगा? तो यहाँ पे उसको रक्षा करने के लिए झारखंड सरकार भी और फिर केंद्र सरकार भी अपने संसद से पास किया हुआ कानून है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिहेबिलिटेशन, जिसका मतलब होता है जीविका। जीविका तो इनको देना है। रीसेटलमेंट का मतलब होता है कि उसको सेटल करना है, और ये रूल है, एक्ट नहीं है, रूल है, तो इसको तो मानना अनिवार्य है। झारखंड सरकार का जो भी रूल है, गाइडलाइन है, उससे आप बाहर नहीं है। अब एनटीपीसी क्या बोलता है एसडीओ साहब? वो बोलता है हम तो नौकरी नहीं दे सकते। आप नहीं नौकरी दे सकते तो आप बस एक चीज बता दीजिए कि देश का संसद का कानून आपसे बड़ा है कि आपका पॉलिसी बड़ा है देश का संसद का कानून से? देश का संसद का कानून में ये लिखा हुआ है कि आपको रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट करना है। लोग यहाँ किसान है, लोग को कुछ जीविका चाहिए, लोग को 2 पैसा कमाना है। आप तो ठीक है नौकरी कर रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे फिर? ये तो आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि इनका जमीन आप ले रहे हैं। पर हम लोग जीविका पे क्या आएंगे एसडीओ साहब? मुआवजा ही नहीं दे रहे हैं, जीएम लैंड लूट ले रहे हैं। जीएम लैंड लेने का इनका क्या प्रावधान है, क्या सिस्टम है, सारा चीज सार्वजनिक करें। और हम इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं। हेलो, और आपको ये चिट्ठी पकड़ाते हैं। हाँ, कहाँ गया? नहीं बोलिए, त्रिपक्षीय वार्ता में हम भाषण दे रहे हैं, बताइए। ये चिट्ठी पकड़ाते हैं, शाम तक हो पाएगी। एसडीओ साहब आप ही ये चिट्ठी दे दीजिए।